जय हिंद दोस्तों, मैं राधा शुक्ला एनएमसी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमारे पिछली क्लासेस चली हैं वर्णमाला पे और आज भी हमारी वर्णमाला के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू जो बच गए थे या फिर जो ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उस पर हम आपसे डिस्कशन करते हैं और इसी के साथ आपको हम पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको जितने हमारी क्लासेस रही हैं वर्णमाला की या फिर कहते हैं भाषा की उत्पत्ति की, आपको वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी या और हमने समझाने का पूरा प्रयास भी किया जिससे आपको पूरी चीजें समझ में आए। और ये सारे जो जितनी क्लासेस थी आप उसे एक नोट डाउन जरूर करिएगा ताकि आपके जो आगे आगामी एग्जाम्स लगे हुए हैं फॉर जैसे कि आपका आरओ है या फिर कह दे कि यूपीपी है, सबसे मेन एग्जाम है जो अभी आपके जस्ट इलेक्शन के बाद होने वाला है। तो उसके तौर पे आपके पास जो ये टाइमिंग बची है उसका आप पूरा यूज करिए और हमारे साथ अच्छी सी हिंदी पढ़ते चलिए। आपके लिए धीरे-धीरे हम क्वेश्चन शेयरिंग लेकर के पुट अप करेंगे जिससे आपके एग्जाम्स में दिक्कतें ना हो। तो चलिए फिर हमारे साथ जुड़ते हैं और हमारे चैनल्स को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को भी कमेंट करिएगा कि हमारे पढ़ाने में आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं और क्या अंदर आपको बेहतरीन चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकें। चलिए फिर देखते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हमने कल आपको समझाया, हमने आपको स्वर स्वर समझा दिया, स्वर का वर्गीकरण समझा दिया, व्यंजन समझा दिया, व्यंजन का वर्गीकरण समझा दिया। कल जो कि हमने थोड़ा-सा रिकॉल करवा दे रहे हैं, जैसे हमने आपको समझाया था व्यंजन। व्यंजन हमने 2 वर्गीकरण बताए थे, कौन-कौन से? आप भी बोलते रहिएगा। कौन-कौन से वर्गीकरण हमने बताए थे? एक तो बताया था कि घोषत्व के आधार पर व्यंजन था जो कि सघोष, जिसका दूसरा नाम घोष भी कहते हैं। और दूसरा क्या था? घोष था, अघोष व्यंजन था। और अगर सघोष की संख्या आपसे पूछी जाए, सघोष व्यंजन की संख्या आपसे पूछी जाए तो हमने बताया था 345। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। और इसके अलावा क्या बताए थे? सारे स्वर बताए थे हमने। इसके अलावा क्या बताया था? अंतस्थ व्यंजन जो कि 11 लावा था। और इसके साथ साथ हमने उस संघर्षी का हा भी आपको सघोष व्यंजन में बताया था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्टेप हमने बताया था अघोष के बारे में। अघोष की संख्या हमने बताई थी 12। इसके अलावा ऊष्म संघर्षी के जो तीनों सा होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। फिर आगे हमने इस थोड़ा सा स्टेप हमारा बढ़ा था। फिर हमने बात की थी प्राण वायु के आधार पर व्यंजन। प्राण वायु के आधार पर व्यंजन तो इसमें में भी हमने 2 बताए थे। आपको कौन कौन से बताए थे? अल्प प्राण बताया था, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन की संख्या हमने 135 बताई थी। 135 मतलब क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण था वो क्या था? और सारे स्वर इसमें थे। और इसके साथ साथ हमने क्या बताया था? अल्प प्राण के बाद महाप्राण। महाप्राण में हमने संख्या कितनी बताई थी? 24। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण जो है वो क्या कहलाएगा? महाप्राण। अब आपसे ये संख्या तो बहुत कम पूछती है, पूछा जाता है, पूछा तो जाएगा, लेकिन आपको सबसे ज्यादा प्रयास ये होना चाहिए कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो ये वर्ण है हमको क्रम वाइज पता तो होना चाहिए और इनका उच्चारण स्थान क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम उस टॉपिक पे बात करते हैं कि जो हमारा ये है का है, हा है या फिर विसर्ग कहते हैं, ये सारे स्वर हैं, ये सारे व्यंजन हैं, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होता है। ये मुख के जो विभिन्न पार्ट होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं, उनमें हम कहाँ-कहाँ से, किस द्वार से, किस वर्ग का उच्चारण करते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़ते चलिएगा और हमारे सेशंस को अगर आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारा इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम आपके लिए बेहतरीन क्लासें प्रोवाइड कर सकें। चलिए फिर देखते हैं हमारे साथ और जुड़ते भी रहिएगा। तो हमने आपसे बात की, हम आपको उच्चारण के आधार पे व्यंजन बताने के लिए का प्रयास करते हैं कि कौन-सा वर्ण कहाँ से उच्चारण, मुख के किस द्वार से उच्चारण होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे साथ उच्चारण। क्या है? उच्चारण। हमने उच्चारण की अगर बात की है तो उच्चारण में हमें पहले वर्ग पता होने चाहिए कि कौन-कौन से वर्ग होते हैं। तो हम एक-एक वर्ग, हमने कल आपको वर्ग बता दिया था, कौन सा बताया था?
का वर्ग बताया था, का वर्ग के बाद हमने चा वर्ग बताया था, चा के बाद टा वर्ग था, टा वर्ग के बाद ता वर्ग था और ता वर्ग के बाद कौन सा पा वर्ग था। तो इसके साथ साथ हमें प्रत्येक वर्ग में कौन से 5 वर्ण मिल रहे थे और पांचों वर्ण को जब हमने 5 वर्ण और 5 वर्ग थे तो 5 गुणे 5 जो था वो 25 जो हमने वर्ण बताए थे। क्या बताए थे आपको कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी 25 होती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताते हैं कि कौन सा उच्चारण कहाँ से हम करते हैं। तो पहला आता है आपका का वर्ग। थोड़ा सा अगर हम संस्कृत को आपको रिलेट करते हैं इसमें, ताकि आपको संस्कृत मतलब एक थोड़ा बहुत जो सूत्र होता है तो उससे हम आपको तैयार करवा देंगे कि आपके जितने व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, आपको एक साथ या बस एक साथ याद हो जाएगा। बस आप हमारे साथ ये करते चलिएगा, अगर हम आपको समझा रहे हैं, जो लिखा रहे हैं, आप उससे अपने साथ नोट डाउन करते रहिएगा। पीडीएफ हम आपको इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप कितना भी पढ़ रहे हो हर चीजें, लेकिन आप पीडीएफ में आप उतना नहीं समझेंगे जितना आप खुद के नोट्स से समझेंगे। तो हम जैसे थोड़ा थोड़ा लिखा रहे हैं, आप हमारे साथ लिखते चलिए और पीडीएफ आपको मिलेगी, क्वेश्चंस की मिलेगी, जो हम आपको जल्दी ही क्वेश्चंस पुटअप करने वाले हैं। तो हमारे साथ समझिएगा और लिखते चलिएगा कि पहला वर्ग होता है कौन सा, का वर्ग हमने बात की थी। और हमारे साथ आप बोलते भी चलिएगा अपने मन में कि हाँ का वर्ग है तो उसका उच्चारण स्थान कहाँ है, आपको पता है अगर तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। तो पहला क्या था, हमने बताया था 5 वर्ग बताए थे और पहला वर्ग कौन सा था, का वर्ग। तो अगर हम बात करते हैं का वर्ग की, हमारे साथ आप ध्यान से समझिएगा। तो एक सूत्र है संस्कृत का है जो कि हमने हिंदी में थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया है। संस्कृत ज्यादा जोड़ा नहीं है, सिर्फ संस्कृत से हमने वो जो व्यंजन थे या फिर स्वर या फिर कहते वर्ण थे, हमने उसको इसमें ऐड कर दिया है। तो पहला अगर सूत्र हम बात करें तो कहते हैं अकु विसर्जनायाम कंठा, अकु विसर्जनायाम कंठा कहते हैं। अभी हम लिख रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा। तो फिर पहला क्या था, अकुह, अकुह विसर्ग, अकुह विसर्ग, अकुह विसर्ग। और क्या था, कंठा, कंठा मतलब कंठ कहते हैं, कंठा मतलब कंठ कहते हैं। यहाँ का वर्ग नहीं कहेंगे, हम यहाँ कह देंगे कंठ, यहाँ पे हम कह देंगे कंठ। हमारे साथ समझिएगा, ये है कंठ, इसको कंठ कहते हैं। कंठ मतलब जो यहाँ से हमारी आवाज निकलती है। तो ये पहला सूत्र हमारा है अकुह विसर्ग कंठा। आप ध्यान से समझिएगा, अकुह विसर्ग कंठा। सीधे आप ये सूत्र तैयार कर लेंगे तो आपसे आपको सारे स्वर और व्यंजन पता चल जाएंगे कि जितने का कंठ से आते हैं वो सारे हमको तैयार हो जाएंगे। तो आपका कंठ, अगर आपसे कोई कंठ से उच्चारण स्थान पूछे कि कंठ से अच्छा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो आपको हमने कंठ वाले सारे एक जगह पे लिखा दिया। अब हम इसको डिटेल में आपको समझाते हैं। पहला है अकुह, अकुह का मतलब पहले है आ। तो समझिएगा, जितना आ होता है, हमारे साथ समझते चलिएगा। थोड़ा सा सूत्र अगर आप इसमें जोड़ लेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा सारा, एक ही बार में आपको तैयार हो जाएगा कि कौन सा उच्चारण स्थान किस कंठ से है या मुख द्वार से, किस मुख द्वार से है। तो आ का मतलब होता है आ जो हमारा स्वर होता है आ। कुंठ का मतलब का वर्ग, का वर्ग में हमने क्या बताया था आपको, का, हा, गा, घा और अंगा। हमने ये आपको बताया था कि नहीं बताया था, का खा गा अंगा, ये हमने आपको बताया था। तो कुह का मतलब होता है का वर्ग। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो ये का वर्ग था, का वर्ग हो जाएगा। का वर्ग के साथ जो ये विसर्ग होता है, विसर्ग, आपको विसर्ग पता होगा कि दो होते हैं, अंग अंग, अंग और आहा। अंग होता है अनुस्वार और विसर्ग होता है जो हम उसको ये कहते हैं, ये कहते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो ये हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा, इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। तो हमारे साथ सब समझ जाइएगा कि इनका उच्चारण स्थान किससे होता है, कंठ से होता है। अगर आपसे कोई प्रश्न करता है कि कंठ से, कह दिया जाए कि अकुह विसर्ग नाम कंठा। एक चीज और रह गई यहाँ पे, अकुह, एक मिनट, हुँ। हाँ, क्या था सूत्र में हमने बताया था अकुह विसर्ग कंठा। तो आ का मतलब आ हो जाएगा, कु का मतलब का वर्ग हो जाएगा, का वर्ग में जो हमने बताया का, खा, गा, अंगा, ये हो जाएगा। इसके साथ-साथ ये हा भी तो बच रहा है, हा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आप बताइएगा
कंठ होता है। ये इसके साथ-साथ विसर्ग भी होता है, विसर्ग का उच्चारण स्थान। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि का वर्ग से कौन-कौन से वर्णों के उच्चारण होते हैं, तो आपको सिंपल तरीके से आपको याद होना चाहिए कि अकुह विसर्ग कंठा। अकुह हिंदी में, वो बहुत हम संस्कृत का पूरा सूत्र नहीं रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको फिर वो आप संस्कृत में चले जाएँगे। बस संस्कृत से हमने थोड़ा-सा आपको समझाने के लिए कुछ चीज़ें उठाने का प्रयास किया है, जिससे आपको चीज़ें एक जगह पे समझ में आ जाए। हमने पूरा सूत्र संस्कृत का नहीं लिया है, क्योंकि अगर आपसे आपको हम पूरा संस्कृत सूत्र लेंगे तो वो तो पूरी संस्कृत हो जाएगी। संस्कृत में जैसे री है, ली है, ये चीज़ें हैं जैसे, तो इनको हम पूरा करेंगे, और हिंदी में हम ये वाला जो री होता है, ये जो है हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है, तो वो उस सूत्र में मिल जाएगा। और भी ये जीवा, मूली, ये चीज़ें हैं, तो इसका उच्चारण इसमें नहीं होता हिंदी में। इसलिए जिनका उच्चारण हिंदी में होता है, उन चीज़ों को हिंदी और संस्कृत में, तो उन चीज़ों को हमने संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित करने का थोड़ा-सा प्रयास आपके लिए तैयार करने के लिए हमने किया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सीधे-सीधे कि कंठ से उच्चारण स्थान क्या है? तो आप एक बार में याद कर लीजिएगा, अकुह विसर्ग कंठा। अकुह विसर्ग कंठा। अकुह का मतलब होता है अकुह, आ-कु-हा। अकुह का मतलब आ का मतलब होता है आ का उच्चारण स्थान, कुह का मतलब होता है का वर्ग। का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। अकुह और हा बचा। तो हा का उच्चारण स्थान अगर आपसे कोई पूछता है, तो प्रश्न में पूछा जाता है, तो वो कंठ होता है। और जो ये हमारा विसर्ग होता है, जैसे हमने लिखा रामः, संस्कृत में हमने रामः लिखा, ये जो विसर्ग होता है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि विसर्ग का उच्चारण स्थान, और डैश लगा दिया जाए कि कंठ है या तालव्य है, या फिर तालव्य है या फिर ओष्ठ है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि अकुह विसर्ग। सीधे-सीधे आप एक सूत्र इतना याद कर लीजिए, आपको कंठ से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति मिलने का मतलब है आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी कि कंठ में कौन-कौन सी चीजें आती हैं, और एक सूत्र के तौर पे। बस आपको दोबारा परेशानी जरूरत नहीं होगी बार-बार। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अकुह विसर्ग नाम, ऐसे सूत्र याद करिए, अकुह विसर्ग नाम कंठा। अकुह विसर्ग नाम कंठा। आ का मतलब होता है आ, कु का मतलब का वर्ग होता है, अकुह, और हा हो जाएगा। और ये हमारा जो ये विसर्ग होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ थोड़ा-सा हम अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सूत्र पे। हमारे साथ फिर से हम आपको, डोंट वरी, हम आपको रिकॉल करवा देंगे, तैयार हो जाएगा आपका। तो अगर हम बात करते हैं, अब पहला सूत्र हो गया कंठ का। अब कंठ के बाद क्या आता है? कंठ के बाद हमने क्या है? तालव्य। तालव्य तालु कहें या फिर तालव्य कहें। दूसरा होता है तालु कहें या फिर तालव्य कहते हैं। तालुक है या फिर तालव्य कहते हैं इसको। तालव्य दोनों नाम है। तो हमने पहला उच्चारण क्या बताया? कंठ। हमारे साथ हमारे साथ आप मुंह से बोलते रहिए कि अकुह विसर्ग नाम कंठा, अकुह विसर्ग कंठा, अकुह विसर्ग कंठा, कंठा, अकुह विसर्ग कंठा, अकुह विसर्ग कंठा, अकुह विसर्ग कंठा। क्या था ये? कंठ। कंठ से बोला जाता है अकुह और विसर्ग। अब दूसरा क्या होगा उच्चारण स्थान? तालु होता है। तालु। तालु से कौन-कौन से बोले जाते हैं? तो बोलते हैं, एक सूत्र है ईचू, ईचू यस। ईचू यस तालु, या फिर कह दें हम तालव्य। ईचू यस, ईचू यस तालव्य, या फिर कह दे तालु, दोनों कहा जाता है। तो पहला पहला उच्चारण क्या था? अकुह विसर्ग कंठा, अकुह विसर्ग कंठा, अकुह विसर्ग कंठा। और दूसरा क्या था? ईचू यस तालु, ईचू यस तालु, ईचू यस तालु। अब इसको भी हम आपको बताते हैं। पहला ये हमारा ई दिया गया है, तो ई का मतलब होगा, ई के ये जो हमारे जितने दोनों स्वरूप हैं, ई हो जाएगा। ई के दोनों स्वरूप हो जाएँगे। हम एक-एक चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि, तो अगर बात करते हैं हम, तो ई चू यस, तो ई का मतलब ई हो जाएगा। चू का मतलब हो जाएगा चा वर्ग, चू का मतलब हो जाएगा चा वर्ग। अब चा वर्ग में कौन-कौन से व्यंजन आते हैं? चा वर्ग में आते हैं चा, चा, छा, चा-छा, जा, झा और इया। चा-छा, जा-झा, इया, चा-छा, जा-झा, इया, चा-छा, जा-झा, इया। ये पाँचों जो व्यंजन होंगे, ये चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद या।
इसके बाद आएगा या, और या के बाद आता है सा। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु होगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, अगर आपसे हम अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो ये उच्चारण स्थान कौन-कौन से होते हैं, तो पहला हमने क्या बताया? कंठ बताया। कंठ का होता है अकुह विसर्ग। कंठ का होता है अकुह विसर्ग कंठा। अकुह विसर्ग कंठा। आ का मतलब आ हो जाएगा, कु का मतलब का हो जाए, का वर्ग हो जाएगा। का वर्ग में पांचों जो वर्ण आते हैं, इसके साथ साथ अगर हा होगा और जो विसर्ग होगा वो कंठ में आता है। फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद आती है बात तालु की। तो तालु का सूत्र उच्चारण होता है ईचू यस तालु। ईचू यस तालु। ईचू यस का मतलब होता है ई, चू का मतलब चा वर्ग, या और सा। इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। जो तीनों सा होते हैं वो भी अभी धीरे धीरे इन्हीं सूत्रों के अंतर्गत आ जाएगा। तो जो पहला सा हमको मिला, पहला सा क्या था? ये सा। कौन सा? ये सा। तो क्या है? इसका उच्चारण स्थान तालु होता। तो हमारे साथ बोलते चलिएगा। अगर तालु से आपसे कोई पूछे तो आप सीधे बता देना। अब एक-एक ना बताना। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो आप सीधे बोल देना ईचू यस तालु। अब वो पूछेगा ईचू यस क्या होता है? तो कह देना ई, कह देना तुमको इतना भी नहीं पता है। ई का मतलब ई हो जाएगा, चू का मतलब चा वर्ग हो जाएगा, या हो जाएगा, और ये जो हमारा सा है। अब सलजम वाला सा मत बोलना, ठीक है? अब सलजम वाला सा का जमाना गया। अब बात करें, अगर कोई प्रश्न आपसे करता है या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि ये सा कौन-सा है, तो ये सा कौन-सा हो जाएगा? तालव्य सा हो जाएगा। तो ईचू यस क्या होगा? तालव्य हो जाएगा। अब हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए चलते हैं। ईचू यस तालु हो गया तो अब हमने हटा दिया। आप हमारे साथ समझिएगा कि कंठ का उच्चारण क्या होता है? अकुह विसर्ग कंठा। अकुह विसर्ग कंठा। अब फिर अगर तालु तालु के बारे में अच्छा बताओ, तो तालु का होता है ईचू यस तालु। ईचू यस तालु। अब हमने का वर्ग बता दिया और चा वर्ग बता दिया। अब हम आपसे आगे बात करते हैं, कौन सा बचा? चा के बाद टा वर्ग बचा। टा वर्ग का क्या होता है? इसके बाद हम बात करेंगे अगर आपसे टा वर्ग का, तो बात करेंगे। पहला क्या था? कंठ था। दूसरा क्या था? तालु था। अब तीसरा आएगा मूर्धन्य। तीसरा आएगा मूर्धन्य। 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 और जिसका दूसरा नाम होता है वर्त्स्य। ये भी नाम होता है, आप ध्यान रखिएगा। दूसरा नाम क्या होगा? वर्त्स्य। वर्ष भी कहते हैं इसे। तो ये मूर्धन्य होगा या फिर वत्स्य कहते हैं। एक मिनट, हम इसको सही से लिखे दे रहे हैं फिर से। वर्त्स्य। ये अगर आपसे कोई वर्ष से पूछता है तो, और मूर्धन्य जो होता है, तो इसका सूत्र होता है क्या? ऋतु रस मूर्धा। ऋतु रस मूर्धा। ऋतु रस मूर्धा। री, ये री हो जाएगा। री टू, जो ये सा है, ऋतु रस मूर्धा। ऋतु रस मूर्धा। अगर आपसे अब आपको पता होना, पूछना चाहिए मैम ये क्या होगा, इसके बारे में क्या होगा? तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ऋ मतलब जो ऋषि वाला होता है। ये ऋ का मतलब ये ऋषि वाला जो होगा, ऐसे री वाला ऋषि वाला हो जाएगा। फिर इसके बाद टू। टू का मतलब जो हमारा टा वर्ग है। टू का मतलब होता है जो हमारा टा वर्ग हो जाएगा। अब टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि जो टा वर्ग में होता है, कौन कौन से होते हैं? टा ठा डा रा ड़ा अड़ा। कौन से हमने बताया था आपको? टा ठा टाठा टाठा हमने बताया था ना। एक मिनट, हम बताते हैं आपको। हाँ, ये देखो, फिर हमने आपको बताया था टा ठा डा ड़ा, और ये ऐसे था, और इसके बाद ये हमने किया था। तो ये टा वर्ग हो जाएगा। टा वर्ग के साथ क्या होगा? रा। जो ये रा है, और रा के साथ ये जो सा है, षटकोण वाला बोलते हैं, तो ये इसमें हो जाएगा। कि अगर आपसे बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से उच्चारण हो जाएंगे? ये वाले हो जाते हैं इसमें। अब अगर हम आगे आपसे बात करते हैं कि अगर आपसे फिर से कोई पूछता है कि मूर्धन्य का उच्चारण स्थान, मूर्धन्य से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो आप सीधे बोलिएगा ऋतु रस मूर्धा। ऋतु रस मूर्धा। ऋतु रस मूर्धा। ऋतु रस मूर्धा। ऋतु रस मूर्धा का मतलब होता है जो हमारा री होता है, ऋषि वाला, और इसके साथ साथ टा वर्ग में कौन कौन से? ये हमारे पांचों वर्ण आते हैं। जो ये पांचों व्यंजन आते हैं ये इसके अंतर्गत आएंगे। और ये जो हमारा रा है, रा
व्यंजन, ये हमारा आता है इसके मूर्धन्य के अंतर्गत। और ये जो षटकोण वाला जो ये सा होता है, ये आ जाएगा इसमें। अब इसको षटकोण मत कहना। अगर अगर कोई आपसे पूछता है कि ये अच्छा बताओ, ये वाला सा किस में आता है, ये वाला सा का उच्चारण स्थान किसके अंतर्गत आता है, और ये का उच्चारण स्थान किसके अंतर्गत आता है, तो अभी हमने आपको बताया कि जो ये उच्चारण स्थान है, ये देखो रीटू रस मूर्धा, तो क्या होगा, ये मूर्धा में आ जाएगा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि ये वाला सा किसके अंतर्गत आता है, तो अभी हमने आपको बताया था ईचू यस क्या, तालु, तालु या तालव्य, तो इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। तो हमारे साथ फिर से समझिएगा, पहला सूत्र क्या था, अकु विसर्ग कंठा, अकु विसर्ग कंठा। दूसरा क्या था, ईचू यस तालु, ईचू यस तालु था। तीसरा क्या है, ऋतु रस मूर्धा। तीसरा सूत्र हमने क्या बताया, ऋतु रस मूर्धा। री मतलब ऋषि वाला, टू का मतलब टा वर्ग के पांचों जो वर्ण हैं, और रा और सा का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मूर्धा हो गया, इसके बाद अब कौन सा बचा है, इसके बाद ऋतुरस मूर्धा हो गया। ईचु पहला क्या था, अकुह विसर्ग कंठा, दूसरा था ईचु यस तालु, तीसरा था ऋतुरस मूर्धा। अब चौथा आ जाएगा, अगर आपसे पूछा जाए दंत, पहले कंठ होता है, फिर मूर्धा, पहले कंठ होता है, फिर कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद फिर दांत आता है। मतलब हम सबसे भीतरी भाग, अपने मुख द्वार के, अंगों के मुख द्वार के भीतरी भाग से हमने स्टार्ट किया था। तो पहला था कंठ, फिर था तालु, फिर है मूर्धा, फिर इसके बाद बात करते हैं दंत की। दांत से, दांत से हम कौन कौन से वर्ण बोलते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि दांत से हम कौन कौन से वर्ण बोलते हैं, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दांत का उच्चारण स्थान, दांत उच्चारण स्थान से हम कौन कौन से वर्ण बोलते हैं, या फिर कौन कौन से स्वर और व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ता वर्ग हो जाएगा। पहले तो इसका कोई सूत्र बना नहीं था, हम नहीं इतना, क्योंकि सूत्र बहुत लंबा था, और आपको, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, अभी पूरी संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको जितने जितने से काम चला हमने आपको लाने, तैयार कराने का प्रयास किया। इसके आगे हम, इसमें सूत्र नहीं बन पाया था इतना, तो हम आपको ऐसे ही समझाते हैं। तो इसमें क्या आएगा, ता वर्ग आ जाएगा। ता वर्ग के बाद इसमें ला आता है, और ला के बाद आता है सा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आप ऐसे बता देना कि पहला ता वर्ग आता है, ता वर्ग के बाद ला आता है, और ला के बाद सा आता है। ता वर्ग आता है, ला आता है, और सा आता है। ता था दा धा ना, ता था दा धा ना। ता अगर ता वर्ग में पूछे आपसे, तो कहिएगा ता है, ता ता था, दा, भा और ना। ये आते हैं क्या, पांच, पांच जो ये व्यंजन है, ये आते हैं किसके अंतर्गत, दंत के अंदर। बोल के देखो, ता, हा, दा, भा, ना। तो हम इन जो व्यंजनों को बोलने का क्या, दांत का ही तो प्रयोग कर रहे हैं। ता, दांत का भी प्रयोग हो रहा है इसमें, तो इसीलिए हम इनका उच्चारण स्थान किसके अंतर्गत रखते हैं, दंत के अंतर रखते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है, तो आप बताइएगा कि ता वर्ग, और जो ला है, बोल के देखो, ला, तो दांतों का ही तो प्रयोग हमने किया कि नहीं। सा, ये सा है कि नहीं, सा, तो दांतों का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ, इसके अलावा यहाँ पे ला हो जाएगा, इसके अलावा यहाँ पे सा हो जाएगा। तो आपसे अगर कोई पूछता है, या फिर आपके आगामी एग्जाम में पूछा जाता है कि ला का उच्चारण स्थान डैश लगा दिया जाए, अब आपको पता होना चाहिए कि ला का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो उसके अंतर्गत अगर एग्जाम में अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि ला का मतलब ओष्ठ होगा, कंठ होगा, तालु होगा, या फिर दंत होगा, तो अभी आपको सोचना होगा कि मैम ने क्या बताया था, कि जो ता वर्ग होता है, ता वर्ग के जो पांचों वर्ण होते हैं, इसके साथ साथ हमने ला भी बताया था, और सा भी बताया था, किसके अंतर्गत, दंत के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए आपसे, चलो ये मत देखना, अगर आपसे पूछा जाए रा, ये रा, ये रा का उच्चारण स्थान क्या है, आप हमको अभी बताइएगा, तब तक हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने बताया था कि ये जो रा है किसके अंतर्गत आता है। तो हम अगर बात करें दंत की, हमने बताया इसमें ता वर्ग आता है, और ला आता है, और ये वाला सा आता है। हमने तीन सा आपको बता दिए हैं, पहला सा ये था,
फिर दूसरा सा ये हो गया और तीसरा सा ये था ना। और हा भी हमने बताया था आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। पहले तो ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। हमने जो ऊष्म व्यंजन बताए थे आपको, ऊष्म व्यंजन इनको कहते हैं। आप एक प्रश्न से 4 प्रश्न बनाया करिए हमेशा, कि अगर हमने ये सा उठाया तो तीनों सा उठा लेंगे, हा उठा लेंगे, ये किससे बोले जाते हैं, संख्या कितनी होती है ना। तो अगर आपसे एग्जाम या आपसे अगर प्रैक्टिस सेट पेपर भी अगर आप लगाते हैं तो उसमें अगर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं तो एक तो सही होगा, 3 गलत होंगे। तो 3 गलत क्यों हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, आप उससे भी प्रश्न किया करिए। तो आपको एक चीजों से 4 चीजों की, 3 चीजों की प्रॉफिट, 3 चीजों का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इस सा का उच्चारण स्थान हमने आपको मूर्धा बताया था। इसके अलावा इस सा का उच्चारण स्थान अभी हमने आपको दंत बताया है। ये देखो सा लिखा है कि नहीं लिखा है, तो ये दंत हो जाएगा। और इस सा का उच्चारण स्थान हमने अभी आपको तालु बताया था। और ये जो हमारा हा था, हा का भी हमने उच्चारण स्थान अभी क्या बताया था, अकुह विसर्ग कंठा, अकुह, हा आया था कि नहीं, तो वो कंठ में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। तो और इस रा का है री टू रस, हमने बताया था कि नहीं अभी सूत्र में, री टू रस, ऋषि वाला री, टू का मतलब टा वर्ग, रा, और ये सा किसमें आता है, मूर्धा में हमने बताया था। तो अगर हमने आपसे अभी प्रश्न किया था कि ये जो रा है इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धन्य होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको क्या क्या समझ में आ गया, अक्कु विसर्ग कंठा। अब पहला क्या था, कंठ की हमने बात की। तो कंठ, अगर कोई आपसे प्रश्न कहता है अच्छा कंठ के सारे व्यंजन, सारे वर्ण बता दो हमको कि कंठ के जो है हमारा, वो हम उससे कौन कौन से वर्ण बोलते हैं, तो आप कह देना सीधे सीधे अकु विसर्ग कंठा, अकु विसर्ग कंठा। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप चलो ये बता दिया, तालु बताओ, तो इचु यस तालु, इचु यस तालु, ठीक है, ये भी तुम्हें पता चल गया। इसके साथ साथ हमने चलो अच्छा मूर्धन्य बता दो, तो ऋतुरस मूर्धा, ऋतुरस मूर्धन्य, ऋतुरस मूर्धन्य। फिर इसके चलो अच्छा दंत का बता दो, तो दंत का क्या होगा, सा वर्ग, ला और सा का उच्चारण स्थान हमारा दंत है। जो दंत का मतलब हमारे जो दांतों की सहायता से हम वर्ण बोलते हैं वो दंत होगा। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने दंत तक बता दिया। अब इसके साथ साथ दंत से हम बाहरी, मुख की बाहरी तरफ आएंगे तो क्या कहलाएगा, ओष्ठ बचा हमारा। ओष्ठ मतलब जो हमारे ओठ हैं। तो ओष्ठ, पहला क्या था, कंठ था, फिर क्या था, तालु था, फिर मूर्धन्य था, फिर दंत था, और अब बात करेंगे ओष्ठ की। हमारे 5 वर्ग होते हैं, तो पांचों आ गए कि नहीं। अब हमारा पांचवा क्या है, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब जो हम अपने ओठों का प्रयोग करके वर्णों को बोलते हैं, ओष्ठ ये कह दे या फिर ओठ कह दे। तो ओष्ठ से देखो पा वर्ग आता है, पा फा, देखो बोल के देखो, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। तो सारे वर्ण आए कि नहीं आए, जिनमें हम ओठों का प्रयोग करके चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, पा वर्ग। पा वर्ग का उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो ओष्ठ होता है। इसके अलावा इसके अलावा जो हमारा ऊ है, ऊ ऊ, ऊ ऊ, ऊ ऊ, इतना याद रखिएगा कि अगर आपसे प्रश्न किया जाए पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, पा वर्ग बोल के देखो, पा, फा, बा, भा, मा, और क्या है, उ ऊ। ओठ का प्रयोग किया कि नहीं, ऊठ का प्रयोग ऊठ का ओष्ठ का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये पा वर्ग, और उ ऊ हमारा जो है वो ओष्ठ के द्वारा हम प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ साथ हमने आपको समझा दिया है कि जो कंठ होगा, कुह विसर्ग नाम कंठा हो जाएगा, ईचू यस तालु हो जाएगा, ऋतु रस मूर्धा है, दंत से ता वर्ग बताया, ला बताया, सा बताया। इसके साथ साथ हमने पा वर्ग बताया, पा वर्ग में और क्या आएगा, उ आ जाएगा। तो स्वरों का भी प्रयोग हो गया, व्यंजन का भी प्रयोग हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे आगे जो अब बच गए हैं, जो व्यंजन हमारे बच गए हैं, व्यंजन और स्वर जो हमारे बच गए हैं। पहला तो वा बच गया है, फिर क्या बचा है, वाह, पहले हमारा वाह बचा है। अब अगर एक एक चलते हैं, अगर आपसे कोई प्रश्न करता है अच्छा वाह का उच्चारण स्थान आप हमें बता दो, तो वाह का उच्चारण स्थान होता है देखो, वाह, वाह बोल के देखो, हम ओठ का भी प्रयोग कर रहे हैं और दंत का भी। अगर आपसे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है चलो अच्छा वाह का उच्चारण स्थान देखो, तो बोलो बताओ, तो आपको प्रैक्टिकल करके देख लेना, वहीं पे से बोलना वाह। दांत का भी प्रयोग है, ओठ का भी प्रयोग है, तो कहने का मतलब होता है कि अगर इसमें हम इसमें दंत
और प्लस ओष्ठ का प्रयोग भी करते हैं। ये जो हमारा ओठ का था, तो इसको आएगा किसके अंतर्गत? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ इसको हम ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा दंतोष्ठ। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है आपकी परीक्षा में, आपके यूपीपी पेपर में पूछा जाता है अगर कि वा का उच्चारण स्थान बताइए, तो क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। तो हमसे अगर कोई पूछता है कि वा का उच्चारण स्थान बताइए, तो दंतोष्ठ हो जाएगा। अब इसके बाद आज आ जाएगा, वा के बाद क्या बचा है? ओ बचा है। ये जो हमारा ओ है और ओ आओ, ओ आओ अगर आपसे पूछा जाता है ओ आओ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो ओ आओ ये हमने आपको बताया था कि ओ किससे बना है और आओ किससे बना है। फिर से समझिएगा, ये स्वर हैं, हमने आपको बताया था। तो ओ बना है हमारा किससे? आ प्लस छोटी ई से बना था ओ, और आ प्लस ओ से बना था क्या? आओ बना था। ये हमने आपको बताया था, आपकी वर्णमाला की फर्स्ट क्लास में ही हमने आपको बताया था। तो अगर देखो हमारे दोनों स्वर मिल रहे हैं, तो अगर हम ओ आओ की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? कंठ आ, देखो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? आ का उच्चारण क्या होता है? कंठ, हमने बताया है। तो इसका हो जाएगा कंठ, और प्लस ओष्ठ की अगर हम बात करें तो हो जाएगा कंठोष्ठ। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है आपकी परीक्षा में कि वा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो दंतोष्ठ होता है। और अगर अगर आपसे ओ आओ का उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो वो कंठोष्ठ हो जाता है। वा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओ आओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा। दा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ हो जाता है। इसके अलावा अब क्या तीसरा बचा है? तीसरे की अगर हम बात करें तो क्या बचा है इसमें? ए आई का भी तो पता होना चाहिए। ए आई, ए आई, ए आई किससे बना है? हमने आपको तो ये बता दिया था, लेकिन ए आई बना किससे है हमको ये भी तो पता होना चाहिए। और ए आई, एक सेकंड हम थोड़ा सा पीछे जाए, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई है, सॉरी। हाँ, यहाँ पे सॉरी सॉरी, मुझे अभी याद आ गया। एक मिनट, हाँ यहाँ पे अब बात करते हैं। हमने ओ जो बताया था तो आ प्लस ऊ से बना था, ओ हमने बताया था। आ प्लस ऊ से हमने ओ बताया था। और इसके अलावा हमने क्या बताया था? आ प्लस ऊ से बना था ओ, और आ प्लस ओ से हमने आओ बताया था, माफ करिएगा। आ प्लस ऊ से हमने बताया था ओ, आ प्लस ओ से बना था हमारा आओ। वहां पे हम पहुंच गए तभी मुझे याद आया था। तो हमने क्या आपसे बताने का प्रयास किया कि हम फिर से वो हमने हटा दिया। अब आप बस समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपसे वा का उच्चारण स्थान पूछा जाए, वा का उच्चारण स्थान अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो वा का उच्चारण स्थान क्या होता है? हमने अभी आपको बताया है कि वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। जबकि आपसे ओ आओ का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो वो कंठोष्ठ हो जाता है, कंठोष्ठ। अब बात करते हैं ए आई की। तो इसका निर्माण हमने पहले दिन ही आपको बताया था कि आ प्लस ई से बना है ए, आ प्लस ई से बना है ए, और आ प्लस ए से बना है आय। हमने आपको बताया था आय बना है। अब ये बना तो हमने बता दिया कि ये जो है संयुक्त स्वर कहलाते हैं। और इसके साथ साथ इनका उच्चारण स्थान अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या होता है? कंठ तालु। कंठ तालु, कंठ तालु क्यों कहते हैं सुनिएगा। कंठ से ये बोलते हैं, तालु से ई बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ दिया इसीलिए हम कंठ तालु या कंठ तालव्य कहते हैं। बात आई समझ में? इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, और प्लस तालु बराबर क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य। कंठ तालव्य या फिर तालु भी कहते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या रखा? आ था, और यहाँ पे ई था, बन गया ए बन गया। इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु हो जाएगा। अब ये चीजें हमने आपको बता दी कि अगर बात किया जाए कंठ से तो अकु विसर्ग कंठा, ईचु यस तालु ऋतु रस मूर्धा, ता वर्ग ला और सा का उच्चारण स्थान दंती होगा। पा वर्ग उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। वा पूछे तो दंतोष्ठ, ओ आओ पूछे तो कंठोष्ठ, ए आय पूछे तो कंठ तालव्य हो जाएगा। अब इसके साथ हमारा, अब अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि अब हमने आपको इतनी चीजें बता दी, अब इसके साथ साथ लुंठित होता है, लुंठित व्यंजन।
अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं, लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं, आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ये लुंठित व्यंजन कौन से होते हैं, तो लुंठित व्यंजन नाम किसका है? रा। ये जो हमारा रा होता है, हम इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा होता है, तो वो हमारा लुंठित व्यंजन रा होता है। लुंठित कहते हैं या फिर इसे प्रकंपित कहते हैं। ध्वनि का कंपन, देखो रा, ध्वनि का कंपन होना क्या कहलाता है? लुंठित। ध्वनि का कंपन होना, ध्वनि ध्वनि का कंपन होना क्या कहलाता है? लुंठित। कंपन होना क्या कहलाएगा? लुंठित। लुंठित को हम प्रकंपित कहते हैं, लुंठित को हम प्रकंपित भी व्यंजन कहते हैं। फिर इसके साथ साथ लुंठित हो गया, अब एक आता है पार्श्विक व्यंजन। दो व्यंजन होते हैं इस तौर पे, एक लुंठित हो गया, दूसरा होता है पार्श्विक। पार्श्विक मतलब पिछले भाग से जो हम बोलते हैं, पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक पार्श्विक व्यंजन, अगर आपसे पूछा जाता है पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो पार्श्विक व्यंजन होता है कौन सा? ला। पार्श्विक व्यंजन होता है ला। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? लुंठित। देखो जो इसमें लुंठित ला आएगा तो मतलब ला नहीं आएगा, तो उसमें रा आ जाएगा। और अगर आपसे पार्श्विक व्यंजन पूछा जाए तो क्या कहलाता है? वो ला कहलाएगा। फिर से समझिएगा कि अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि आप हमको लुंठित व्यंजन बताइए, और या फिर आपसे कहा जाए कौन सा? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक, एक सेकंड। हम्म, पार्श्विक व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए, पार्श्विक व्यंजन बताइए, तो ये पता होना चाहिए पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? इसके अलावा अगर पूछा जाए अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, इतने व्यंजन समझिएगा। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? इसके अलावा द्विगुण, द्विगुण कहते हैं। द्विगुण, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? इतने व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए तो हमारे साथ समझते चलिए। अगर आपसे लुंठित हमने बताया कौन सा होता है, लुंठित में रा आ जाएगा, पार्श्विक व्यंजन में ला आ जाएगा, ऊष्म संघर्षी में अभी हमने बताए कि तीनों जो हमारे सा होते हैं और इसके साथ साथ हा होता है। फिर अंतस्थ व्यंजन हमने बताया था या, रा, ला और वा हो जाएगा। और द्विगुण व्यंजन में कौन से आते हैं? द्विगुण व्यंजन में हमने आपसे कौन-कौन से व्यंजन बताए थे? आप हमारे साथ समझिएगा कि द्विगुण व्यंजन हमने आपको कौन से उस दिन बताए थे कि नहीं बताए थे द्विगुण व्यंजन? द्विगुण व्यंजन में होते हैं ऐसे डा और अड़ा, ये होते हैं, तो ये द्विगुण व्यंजन में हो जाएगा। तो अगर आपसे प्रश्न इतने पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा कि अगर लुंठित या फिर जिसका दूसरा नाम हम प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित का मतलब कंपन करते हुए ये ध्वनि बाहर निकलती है, रा। रा, तो क्या लुंठित कहे या प्रकंपित कहे तो वो रा हो जाएगा। पार्श्विक व्यंजन अगर कहे तो ला हो जाएगा। पार्श्विक मतलब हम जीभ, ला पिछले भाग से निकल रहा है कि नहीं, हमारे जो मुख द्वार है उसके पिछले भाग से जो हमारा वर्ण निकल रहा है वो पार्श्विक व्यंजन होता है। ऊष्म संघर्षी कहे तो हमारे इसमें तीनों सा हो जाएंगे और हा हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन अगर आपसे पूछता है तो अंतस्थ में हो जाएगा क्या? 11 लावा हो जाएगा। और अगर द्विगुण व्यंजन पूछे तो द्विगुण व्यंजन होते हैं डा, ढ़ा। ठीक है? तो हमने आपको इतनी चीजें बताने का प्रयास किया। और इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए, एक चीज और पूछी जाती है, अगली चीज हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये द्विगुण हो गया, और इसके अलावा क्या बचा है आपके इसमें बताने के लिए? हमको द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन बचा है। द्वित्व द्वित्व व्यंजन, अगर द्वित्व व्यंजन की कोई आपसे बात करता है कि द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनका हमें द्वित्व, जिनकी हमें बारंबारता देखने को मिले, वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। या फिर कह दे हम, जब एक ही ध्वनि का प्रयोग हम बार बार प्रयोग करें, जब एक ही व्यंजन का प्रयोग, ध्वनि का प्रयोग हम बार बार करें, जब एक ही ध्वनि कह दें या फिर व्यंजन, ध्वनि कहें या फिर व्यंजन,
का प्रयोग का प्रयोग बार बार किया जाए, बार 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 किया जाए, किया जाए। तो होता क्या है इसमें द्वित्व व्यंजन में? जैसे हमने बोला बिल्ली, ये बोला कि नहीं बोला? फिर बोला दिल्ली, दिल्ली बोला, दिल्ली बोला, तो इसमें ला का द्वित्व हो रहा है कि नहीं? ला का द्वित्व हो रहा है कि नहीं इसमें? तो क्या कहलाएगा वो हमारा? क्या कहलाएगा? द्वित्व व्यंजन। जो ये हमारा व्यंजन है इसकी आवृत्ति हम द्वित्व मतलब 2 बार कर रहे हैं, या फिर कह दें हम बच्चा, बच्चा। तो इसमें हम जो ये चा है इसका द्वित्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम 2 बार प्रयोग कर रहे हैं इसका। तो फिर कहने का मतलब है, अगर आपसे द्वित्व व्यंजन पूछा जाए तो ऐसे व्यंजन जिनकी ध्वनि या फिर जिनका उच्चारण बारंबार हम करें या फिर 2 बार करें, बारंबार नहीं 2 बार करें, तो क्या कहलाता है वो? द्वित्व व्यंजन। तो अभी हमने आपको क्या बताया है, इसके साथ-साथ समझिएगा कि अगर लुंठित कहे तो रा है, पार्श्विक कहे तो ला है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन अगर कहे तो तीनों सा और हा आ जाएँगे। इसके साथ-साथ अगर आपसे अंतस्थ व्यंजन पूछता है तो अंतस्थ व्यंजन में यारा लावा हो जाएगा। द्विगुण व्यंजन कहे तो ये हो जाएगा। और इसके साथ-साथ हमने अभी आपको बताया है क्या, कि द्वित्व व्यंजन अगर कहे तो जब एक ही ध्वनि व्यंजन का ध्वनि अथवा व्यंजन का प्रयोग बार-बार किया जाए, वो क्या कहलाता है? द्वित्व व्यंजन। और कौन-कौन से? जैसे हमने ये बिल्ली बोला, इसमें ला का द्वित्व है, दिल्ली बोला ला का द्वित्व है, बच्चा बोला तो इसमें चाच और चा का द्वित्व दिख रहा है हमको, तो ये हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। अब हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ बच रहा है जो हमारे हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण माने जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में पहले माने जाते थे, अब तो मानक कह दिया गया है। हिंदी प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला के अमानक वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला के अमानक अमानक वर्ण कौन से हैं? अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तो अमानक कहने का इट मीन्स, कहने का मतलब है कि पहले उनको हमने मान्यता नहीं दी थी और अब हमने उनको मानक के तौर पे बोला है। तो जैसे मानक किसको हमने दे दिया? पहले ऐसे था, ये जो भा है, 1 मिनट, जैसे हमने भा की बात करें, ये भा है, ये हमने ऐसे कर दिया। ये हमारा भा जो है ऐसे था, भा। और ये जो हमारा झा है, झंडा वाला ऐसे। 1 मिनट। ये जो हमारा झा है, तो झा को हमने ऐसे रखा था, ध्यान से समझिएगा। ये जो हमारा भा था और ये झा था, तो ये हमारे 2 अमानक वर्ण कहलाते हैं। आपको हम इसीलिए बता रहे हैं, ये हमारा प्रश्न के तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे हिंदी वर्णमाला के 2 अमानक वर्ण कौन से हैं? तो ये हो जाएँगे अमानक वर्ण हो जाएँगे। पहले इसको हम ऐसे रूप में लिखते थे, पहले ये अमानक थे, अब इनको हमने मान्यता दी। तो कैसे हमने मान्यता दी? एक को हमने भा बना दिया और एक को हमने ये झा बना दिया, समझिएगा। पहले हमारा ये 2 अमानक क्यों थे? क्योंकि ये इनको हम ऐसे मानते थे, ऐसे करते थे, ऐसे ये हमारा था। और इसको हमने थोड़ा परिवर्तित रूप किया और उसको हमने हिंदी में यथास्थान दिया। तो कैसे दिया? भा के तौर पे और झा के तौर पे। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कि द्वित्व व्यंजन कौन से होते हैं, तो हमारा ये द्वित्व व्यंजन, जैसे दिल्ली बोला, बिल्ली बोला, बच्चा बोला, जच्चा बोला, ये चीजें और भी बोलते हैं जिसमें हमको व्यंजनों का द्वित्व बारंबारता हमको दिख रही होती है, तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें लुंठित, पार्श्विक, ऊष्म संघर्षी, ये। अब हम एक चीज और अब हमको आपको बताते हैं आपको कि हमारे वर्णमाला के 52 आपको हम वर्ण बता दे रहे हैं। कैसे? वर्णमाला में जो हमारे ये 52 वर्णमाला में 52 हमारे वर्ण कैसे अब होते हैं। अब हमने आपको सारी चीज़ें बता दी है, अब ये आपका आखिरी पॉइंट है, बस हमको 52 पता हो जाने चाहिए कि 52 कैसे होते हैं, क्योंकि मैम ने सब कुछ तो पढ़ा दिया, अब 52 हमको संख्या भी तो पता होनी चाहिए कि 52 में होते कौन-कौन से हैं। मैम ने ये चीज़ें बता दी हैं हमको कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं, क्या है वर्णमाला में। तो अगर हम 52 की बात करें, तो पहले
स्वर होते हैं। हमने क्या कहा था, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें अयोग, वाह, अंग और आहा, इसको इसमें नहीं जोड़ा जाता है। अयोग, वाह स्वरों में इसमें अगर हम ना जोड़े, कुल स्वर कहेंगे तो 13 होते हैं, जिसमें हम अंग और आहा को भी जोड़ते हैं। और इसके साथ-साथ अगर हम सिर्फ स्वर की बात करें तो 11 हो गए। और अयोग, वाह की बात करें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अयोग, वाह की संख्या कितनी है, तो वो 2 होती है। 2 कौन-कौन सी होती है? एक तो होती है अंग और दूसरी होती है आहा। तीसरा क्या है? हमने क्या बताया, वर्णमाला में 11 स्वर हो जाएँगे, अयोग, वाह 2 हो जाएँगे। इसके अलावा हम उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर उसे द्विगुण हमने भी बताया था। तो क्या हो जाएँगे यहाँ पे? उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त या फिर कह दें द्विगुण बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं? हमने अभी बताया है आपको, इनकी संख्या 2 होती है। हमने क्या बताया आपको? ऐसे बताया था कि नहीं बताया था? ये 2 हो जाएँगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, अभी आपको संयुक्त व्यंजन हमने नहीं बताया है, तो 1 मिनट आपको हम वो भी बता देंगे यहीं पे। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? इनकी संख्या 4 होती है संयुक्त व्यंजन की। इसके अलावा इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो व्यंजन, कुल व्यंजन हमने 33 बताए थे, जो कि 33 कैसे कहा था? 25 स्पर्श संघर्षी थे, 5 अंतस्थ थे, 4 अंतस्थ थे और 4 ऊष्म संघर्षी थे। तो 25, 4 और 4 8 33 हो जाएँगे। तो यहाँ पे क्या थे, हमने व्यंजन कितने बताए थे? 33 बताए थे। तो आप इसको जोड़ लीजिए, कितने हो जाएँगे? अगर हम जोड़ेंगे इसको तो 11, 11 क्या, कहाँ से हम चल रहे हैं? हाँ, यहाँ से 33 4 37 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 40 41 हो जाएगा, 41 10 51 और 1 52। ये हमारे कुल व्यंजन हो गए कि नहीं हो गए? आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिएगा, चाहे आप इसको देख लीजिए कितना होगा। 52 हो रहे हैं कि नहीं? मैम ने सही बताया कि नहीं बताया? 33 4 क्या होगा? 37 होगा, 37 2 39 होगा, 39 और 2 41 होगा, 41 10 51 होगा और 51 1 52 हो जाएगा। तो ये हमारे 52 वर्ण हो गए कि नहीं हो गए? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो हमारे स्वर हैं कितने हैं? 11 हैं, अयोगवा कितने हैं? 2 होते हैं, अंग और आहा होते हैं, द्विगुण व्यंजन कौन से होते हैं? डा डा होता है, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं और अगर हम व्यंजन की बात करें तो 33 होते हैं, जिसमें 33 में कौन सा हमने बताया? स्पर्श था और स्पर्श के साथ क्या? ऊष्म है और ऊष्म के साथ अंतस्थ होता है। ऊष्म के साथ हमारा अंतस्थ व्यंजन भी होता है। तो ये हमारे 33 हो गए। इसके अलावा थोड़ा-सा हम आपको बता दें जो संयुक्त व्यंजन होते हैं, यहीं पे आपको हम बताए दे रहे हैं कि जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन-कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन कौन-कौन से होते हैं? पहले है 4 हमने बताया कि नहीं? 4 तो पहला है झा, झा सॉरी छा, छतरी वाला छा हो गया, तो इसका निर्माण हुआ है का और प्लस सा। ये सा कौन सा है? मूर्धन्य सा है। तो हमारे साथ समझिएगा कि छतरी वाला जो छा है, इसका उच्चारण स्थान कैसे है? का प्लस सा, का में हलंत होगा और ये मूर्धन्य सा होगा। अब बचा त्रा, त्रा, त्रा बोलते हैं किससे योग से बना है? ता और प्लस रा के योग से बना है। त्रा हो गया और अगर बोले हम ज्ञा, ज्ञा का उच्चारण स्थान अगर बोले किससे किससे बना है तो जा और इया से बना है। अब क्या बचा है इसमें? अ सा बचा, स्रा बचा है। वो स्रा, ये वाला जो स्रा है, तो ये बना है सा और किससे? सा और रा से बना है। तो हमारी बात समझिएगा कि अगर आपसे प्रश्न को पूछा जाता है कि जो छतरी वाला छा, छतरी वाला छा है, ये किससे बना है? तो क्या हो जाएगा? का और सा से बना है। त्रा किससे बना है? ता और रा से बना है। अगर ज्ञा पूछे पूछे आपसे तो जा और इया से बना है। स्रा किससे बना है? सा और रा से बना है। तो कहने का मतलब है, बोल के देखो, त्रा, त्रा, ता और रा दोनों आ रहा है। स्रा, सा और रा दोनों आ रहा है। ये सा अभी हमने आपको बताया था, सा तालव्य हो जाएगा और ये ता हो जाएगा दंतिका है, का हो जाएगा कंठ से, ये सा है मूर्धन्य, ये रा यह भी मूर्धन्य है और इया था जिसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो आई होप आज की इतनी बातें आपको
समझ में आ गई होंगी कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, उसमें संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, ये चीज़ें आज का थोड़ा आपका लंबा कंटेंट हो गया, लेकिन आपको हमने पूरी चीज़ें समझाने का प्रयास किया था। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आपकी वर्णमाला में हमने पूरी चीज़ें समझाने का प्रयास किया और अगली नेक्स्ट क्लास में आपसे हम फिर मिलते हैं और आई होप इतनी चीज़ें आपको पूरी हमारी कंटेंट द्वारा समझाई गई जितनी आपको समझ में आ गई होंगी। तो फिर इतना आप समझ में अगर आ गया होगा तो हमारी क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा और हमारी वर्णमाला को पूरा लिखित तौर पे समझने का प्रयास करिएगा। तब तक के लिए आपसे जय हिंद।